जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट भी हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जिंक आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से लेकर जिंक भी बना सकता है। मान लेते हैं ये चीज रिवर्सिबल है, तो कोरिलेट करेंगे। जब आप Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जब आप Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो याद करिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास तक हमने पढ़ लिया था नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, नर्स्ट इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था और वो कैसे रिलेटेड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये चीज़ हमने समझ ली थी। सारी बेसिक चीज़ें, बेसिक टर्म्स हमने समझ लिए थे, क्या चीज़ कैसे अप्लाई करनी है ये चीज़ हमने देख ली थी। अब हम लोग उसके एप्लीकेशन पे आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हम लोग किसी भी केस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये रख देता हूं कि नर्स्ट इक्वेशन जो है इज एप्लीकेबल फॉर हाफ सेल्स as well as कंप्लीट सेल। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अलग से ऑक्सीडेशन वाला सेल पढ़ेंगे, मतलब अनोड हाफ सेल पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर आप अलग से कैथोड हाफ सेल पढ़ेंगे, मतलब रिडक्शन वाला हाफ सेल पढ़ेंगे, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अलग से भी लगा सकते हैं। या पूरे कंप्लीट सेल को, कैथोड और एनोड, या कैथोड हाफ सेल और एनोड हाफ सेल को एक साथ जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट सेल के लिए भी हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, नर्स्ट इक्वेशन क्या था? नर्स्ट इक्वेशन था E = E0 माइनस 0.0591 बाई n log Q। ये था हमारा नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये चीज हम लोग किसी भी केस के लिए लगा सकते हैं। किसी भी केस का मतलब है हम हाफ सेल के भी लगा सकते हैं और कंप्लीट सेल के लिए भी लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इन हाफ सेल्स एंड कंप्लीट सेल। यहां पर हम लोग और आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वर्किंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल्स एंड कंप्लीट सेल। तो वर्किंग तो हमने अपने लेक्चर 1 में काफी डिटेल में कर लिया था कि कोई भी आपका जो हाफ सेल है या कंप्लीट सेल है उसकी एग्जैक्ट वर्किंग क्या होती है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, किस सॉल्यूशन में किस टाइप का चार्ज जनरेट होता है, सॉल्ट ब्रिज हमें क्यों चाहिए, ये सारा चीज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है अपने लेक्चर 1 में। बेसिकली आज का हमारा मेन मुद्दा होगा नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है हाफ सेल्स को और कंप्लीट सेल को। ये चीज आज हमें पढ़नी है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं अनोड हाफ सेल। शॉर्ट में हम इसको AHC लिख देते हैं। A फॉर अनोड, H फॉर हाफ, C फॉर सेल। मतलब हम सिर्फ उस डब्बे के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उस सेल के बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उस टर्मिनल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे अनोड एग्जिस्ट कर रहा है या जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये चीज आपको पहले ही बता दी थी। अनोड में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट। तो एक बार हम क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को समझते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन करना सीखते हैं और नर्स्ट इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे चीजों को, ये चीज सीखते हैं। तो अनोड हाफ सेल, हम वही एग्जांपल लेकर आगे बढ़ेंगे जो एग्जांपल हमने पहले लेक्चर में लिया था, जिंक और कॉपर का केस, जिंक और कॉपर का केस।
तो हम लोग शुरू करते हैं। तो एनोड हाफ सेल के बारे में बात करें, अगर इसकी वर्किंग के बारे में आइडिया लेंगे तो आपको याद होगा एनोड हाफ सेल पे क्या हो रहा था। एनोड हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, और क्या हो रहा था, मास ऑफ रॉड डिक्रीज हो रहा था, और क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन रॉड। रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप हो रहा था, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज was developed in solution। अगर आपको थोड़ा सा वापस से रिवीजन करना है तो आप लेक्चर 1 वापस से एक बार 2x स्पीड में देख लीजिए, आपको सारी चीजें एक बार कोरिलेट करके समझ में आ जाएंगी कि गैल्वेनिक सेल का काम कैसे होता है, गैल्वेनिक सेल में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ मास घटेगा या कहाँ मास बढ़ेगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। खैर, अगर हम एनोड हाफ सेल के बारे में बात करें तो ये 4 चीजें हम लोग सटीक वे में बोल सकते हैं कि उस सेल में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मास ऑफ रॉड जो होगा, मास ऑफ जो इलेक्ट्रोड आपने दिया है उसका मास समय के साथ घटने वाला है, जो रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जो सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में रखा गया है उस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। करेक्ट। अब हम थोड़ा इक्वेशंस पे आ जाते हैं। ये हमारा एनोड हाफ सेल में क्या चीज चल रही थी, ये चीज हमको समझ में आ गया। इसमें होता क्या है, तो भैया ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। एनोड जहां कहीं भी आ रहा है उस पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल पे लेते हैं। तो हम अपने पुराने एग्जाम्पल पे देखें जिंक और कॉपर वाला केस। तो जिंक का हम लोग एनोड यूज कर रहे थे, जिंक मेटल का, और ये क्या हो रहा था, Zn2+ एक्वस बन के इन सॉल्यूशन जा रहा था, जिसके वजह से जिंक रॉड का मास क्या हो रहा था, घट रहा था। और इस प्रोसेस में ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। मतलब 1 मोल जिंक सॉलिड अगर आपका जिंक सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन के अंदर जाता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यही प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड हाफ सेल में क्या हो रहा होगा, तो यही रिएक्शन हो रहा होगा, इसीलिए मास घटेगा, सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज बढ़ेगा। करेक्ट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये जिंक रॉड पे रहने वाले हैं, तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा आपके टर्मिनल के ऊपर। ये चीज हमें यहां पर क्लियरली पता चलता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस क्या है ओवरऑल, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन में इस प्रोसेस के साथ हमेशा एक एसोसिएटेड वैल्यू दे रखी होगी, वो होगी E0 स्टैंडर्ड। ये हम एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा होगा। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखी है। तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा। अब यहां पर देखेंगे इस इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी होगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दे रखी होगी। किसकी दे रखी होगी, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी होगी। इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये भी दे सकता है E0 Zn से Zn2+, या ये भी दे सकता है E0 Zn से Zn2+। बेसिकली आपको समझना बस यही है कि जिंक इज गोइंग टू Zn2+, दैट मीन्स द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। जिंक कहां जा रहा है, Zn2+ में जा रहा है, तो प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। स्टैंडर्ड का साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर जिंक। व्हेन जिंक गोज टू, जब जिंक जाता है अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, जब भी ये इक्वेशन, जब भी जिंक से Zn2+ के बारे में बात करेगा, ये वैल्यू हमेशा आपको क्या होगी, गिवन होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये आपको गिवन होगी।
दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहां पर मैं एक और बात आपको बता देना चाहूंगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। और रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस होने की टेंडेंसी, राइट? तो आप बोल सकते हैं कोई सब्सटेंस अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है तो उसी का उल्टा वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता होगा। कहने का मतलब है, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एक सब्सटेंस का, किसी भी एक चेंज का हम लोग लेंगे तो दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड में बराबर आनी है, बस साइन में चेंज होगा। मैग्नीट्यूड में बराबर आनी है, बस साइन में चेंज होगा। इसी तरह से हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखें तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? कहने का मतलब है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है यहां पर हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा, अगर नहीं देता है तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा होगा। दैट मीन्स अगर मेरे को ई नॉट Zn2+ से Zn दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू क्या होनी है? इसकी वैल्यू होनी है नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, करेक्ट? दिस इज व्हाट? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां पे हमको रखना क्या था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मैं इसको बोल सकता हूं, यहां पर मैं क्या रख सकता हूं? नेगेटिव ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। यूजिंग सेम लॉजिक, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग यहां पे वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इस चीज में? तो जब भी ये एक प्रोसेस आपको दे रखा होगा कि जिंक इज कन्वर्टिंग टू Zn2+, आपको हमेशा या तो ये वैल्यू दे रखी होगी, अगर आपको सीधे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है आप वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो उसका नेगेटिव साइन लेकर आप यूज कर सकते हैं। बट ये वैल्यू या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ये आपको कंफर्म देगी ही देगी, ये चीज हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन में, राइट? तो बेसिकली इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये एक थ्योरी था, ये थ्योरी को ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस का हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, बस अंतर कहां आता है? उसके साइन में। अंतर कहां आता है? उसके साइन में, और कहीं पे कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो हम लोग एक बार वापस शुरू करते हैं ये चीज। हमारे पास जिंक सॉलिड था, ये सॉल्यूशन में गया एज Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसके लिए हमको ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा, या अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो हम नेगेटिव साइन के साथ यहां पे पुट कर देंगे, दोनों का मतलब सेम है। दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी गिवन, करेक्ट? अब हमें निकालना क्या है? अगर हम नर्स्ट इक्वेशन को साइड में रखें तो ई, ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किसका? जिंक से Zn2+ का। तो नर्स्ट इक्वेशन में भी यही आ जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाई n log Q, करेक्ट? अब यहां पर देखेंगे जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में दे रखी है, हमें क्या निकालना है? हमें n की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, और हमको ये पोटेंशियल आ जाएगा, और हमको ये पोटेंशियल आ जाएगा, राइट? तो सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। एक वैल्यू मेरे को गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में गिवन है। अगर n की बात करें, n क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट,
अगर हम अनोड हाफ सेल की बात करें तो इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो आप कह सकते हैं n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू आएगा 2। दैट मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यहां पर लॉस हुआ है, राइट। और अगर आप ध्यान दें तो यहां पे आप Q भी डिफाइन कर सकते हैं। Q क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके रॉड में था, सॉल्यूशन में हम इसको मानेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या है, Zn2+ है, तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा आपके न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड, और जिंक सॉलिड का किसी भी प्योर सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, 1। तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+, राइट। यहां पे मैं फिर से बता दूं, ये आपके सॉल्यूशन में है नहीं तो इसके बारे में कंसिडर नहीं कर रहेंगे हम लोग, राइट। Zn2+, जब आप रिएक्शन कोशेंट लिख रहे हैं तो आप Zn2+ को कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन से डायरेक्टली टच में है, ये इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर ये प्योर सॉलिड के फॉर्म में है, क्योंकि यहां पर ये प्योर सॉलिड के फॉर्म में है, और प्योर सॉलिड का एक्टिव मास हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आपका Q ये आने वाला है। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? आई गेस नॉट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं। अप्लाइंग इन नर्स्ट इक्वेशन, तो मेरा E जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है फॉर द प्रोसेस जिंक से Zn2+, दिस विल बी इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू गिवन है, माइनस 0.0591 बाई 2, ये हमने n इक्वल टू 2 जो हमने अभी निकाला था वो लिखा हुआ है, log Q, और Q की वैल्यू थी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+। तो आपने यहां पर क्या किया, आपने अप्लाई कर दिया है नर्स्ट इक्वेशन फॉर अनोड हाफ सेल, आपने अप्लाई कर दिया है नर्स्ट इक्वेशन फॉर अनोड हाफ सेल। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आपने, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जो कि अनोड हाफ सेल में हो रहा है, उसके लिए आपने क्या कर दिया है, नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दिया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के बारे में सोच रहे होंगे, एक हाफ सेल के बारे में सोच रहे होंगे, तो क्वेश्चन में डील करने का तरीका कुछ ये होगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आई गेस अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक दे दिया जाए तो लॉग ऑफ दिस वैल्यू निकल के आ सकती है, ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल के ला सकते हैं। अब ये पीस ऑफ केक जैसा है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। खैर, इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसका हल्का सा लॉजिक हम लोग डेवलप करें, तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ को बढ़ाया जाए, मतलब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाए, तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लॉग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लॉग की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये जो पूरी वैल्यू आप देख रहे हैं ये क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उससे हम लार्जर वैल्यू माइनस करेंगे, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उससे हम लार्जर वैल्यू माइनस करेंगे। लार्जर वैल्यू माइनस करने का मतलब है जो आपका रिजल्टेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आना है वो छोटा आना है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता डिक्रीज करेगी, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता डिक्रीज करेगी, मतलब टेंडेंसी ऑफ Zn to convert to Zn2+ डिक्रीजेस। मेरे हिसाब से आप ये चीज कोरिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे जैसे आप अनोड हाफ सेल में सॉल्यूशन में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीडाइज करने की क्षमता जो जिंक मेटल की होगी वो घटती जाएगी। जैसे जैसे आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ऑक्सीडाइज करने की क्षमता जो होगी वो समय के साथ घटती जाएगी। जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ऑक्सीडाइज करने की क्षमता घटेगी।
तो मेरे हिसाब से इतनी चीज आपको काफी हद तक क्लियर है। इस लॉजिक को इतना मैथमेटिकली हम नहीं भी सोचते तो भी हम लोग कोरिलेट कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पिछले स्लाइड में आऊं, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। मान के लीजिए, एक तरह से मान लीजिए कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब जिंक जो है Zn2+ में कन्वर्ट भी हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और जिंक आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से लेकर जिंक भी बना सकता है। मान लेते हैं ये चीज रिवर्सिबल है, तो कोरिलेट करेंगे जब आप Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, जब आप Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो याद करिए ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है, जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। कहने का मतलब है रिडक्शन की क्षमता बढ़ेगी, रिडक्शन की क्षमता बढ़ेगी। कहने का मतलब है Zn2+ कम होना चाहेगा, मतलब Zn2+ रेड्यूस होना चाहेगा। और जब Zn2+ रेड्यूस होना चाहेगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की क्षमता घट जाएगी, जिंक मेटल के ऑक्सीडाइज होने की क्षमता घट जाएगी। तो चाहे तो आप इस चीज को इक्विलिब्रियम से भी समझ सकते हैं, सिंपल लॉजिक है, जब इसका अमाउंट आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करना चाहेगा। बैकवर्ड शिफ्ट करना चाहेगा किस लॉजिक से, ली चार्लिस प्रिंसिपल के हिसाब से। जब ये बैकवर्ड शिफ्ट करना चाहेगा दैट मींस ऑक्सीडेशन होने की क्षमता घट रही है, रिडक्शन होने की क्षमता बढ़ रही है। दैट मींस ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहेगा, ऑक्सीडेशन होने की क्षमता घट जाएगी। वही चीज हमने यहां पे लिखा है, एक बार फिर से देख लेंगे। जब आप जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लॉग Zn2+ भी बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, जिंक के Zn2+ में जाने की क्षमता घट रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। अनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल है। अनोड हम लोग लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन देते हैं, अनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, या और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दे देते हैं m मोलर लेट से। या दूसरा तरीका क्या है, आप अनोड लिखते हैं, वर्टिकल लाइन देते हैं, और आप अनोड हाफ सेल आयन ले लेते हैं, और इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे देते हैं आप m मोलर। अल्टीमेटली आप इंटरेस्टेड किस चीज में है, अल्टीमेटली आप इंटरेस्टेड किस चीज में है, आप अगर ध्यान दें तो देखेंगे जो आप इंटरेस्टेड हैं वो इसके कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्टेड है। क्यों, क्योंकि जो आप नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वो जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जिंक जो ऑक्सीडाइज होकर बना है, जो मेटल आयन आया है एनोड हाफ सेल में, उसके कॉन्सेंट्रेशन में आप इंटरेस्टेड हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी अनोड हाफ सेल का। पहले आप अनोड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद अनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे प्रोसेस हो रहा था, प्रोसेस भी कैसा हो रहा था, एक अनोड इलेक्ट्रोड था, वो ऑक्सीडाइज होकर कहां जा रहा था, सॉल्यूशन में। तो प्रोसेस कुछ ऐसे जा रहा है, अनोड एक मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज होकर कहां जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो प्रोसेस कुछ ऐसे मूव कर रहा है, जिस तरह से प्रोसेस मूव कर रहा है उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जनरल तरीका ये हुआ लिखने का। अब ये वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, ये वर्टिकल लाइन बताता है चेंज ऑफ फेज। ये वर्टिकल लाइन बताता है चेंज ऑफ फेज, मतलब अनोड आपका सॉलिड था, अनोड आपका सॉलिड था जो अभी तक हम मानते आ रहे हैं। उसके बाद क्या आया, एक्वस सॉल्यूशन आ गया, एक्वस सॉल्यूशन आ गया, मतलब सॉलिड से आप किधर गए, सॉल्यूशन में गए, तो फेज चेंज हुआ। तो फेज चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन से, राइट। तो अगर हम एग्जांपल लिखें, अपने केस जो हमने एग्जांपल लिया है उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो हम लोग लिख सकते हैं, जो जिंक सॉलिड था दैट वाज गोइंग टू
Zn2+ एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी मोलर लिख लेते हैं। यही है रिप्रेजेंटेशन एनोड हाफ सेल का, यही है रिप्रेजेंटेशन एनोड हाफ सेल का। अगर हम ओरिजिनल केस से देखें, अगर हम ओरिजिनल केस से देखें तो हम लोग ZnSO4 यूज कर रहे थे, सॉल्यूशन जो यूज कर रहे थे ZnSO4 का कर रहे थे, तो हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि Zn सॉलिड है, दिस इज गोइंग टू ZnSO4 एक्वस और इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी मोलर। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ HC, राइट। इस वर्टिकल लाइन का कोई मतलब नहीं है, मैं बस दो अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक बार सिंपल आयन दिखा के और एक बार पूरा इलेक्ट्रोलाइट दिखा के, लेकिन जिसमें आप इंटरेस्टेड किस में होंगे, सिर्फ मेटल आयन के कॉन्सेंट्रेशन में, सिर्फ मेटल आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये था आपका एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है ये चीज हमने आपको बता दिया, और हमने क्या बता दिया, एनोड में क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, प्रोसेस कैसे होता है, एनोड में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे एनोड हाफ सेल में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस यहां पर कर ली हैं। कभी भी सिंपल एनोड हाफ सेल के बारे में बात करेगा आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं। कभी भी आपसे पूछेगा कि एनोड हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रखेंगे या लो रखेंगे, तो उसके लिए भी लॉजिक मैंने आपको डेवलप कर कर दे दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा टॉपिक आ जाएगा कैथोड हाफ सेल। CHC हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो कैथोड की बात होगी, जहां कहीं भी कैथोड आता है वहां पर हम लोग क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। आपको हमने ये पहले भी बता दिया है, ख्याल रखिए, मतलब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन कराइए, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन कराइए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब हम CHC की बात कर लेते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहला रिडक्शन अगर होगा, और क्या होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रोड जो है या रॉड जो है बढ़ेगा समय के साथ। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोड, कहने का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और चौथा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड इन सॉल्यूशन। ये सारे कंक्लूजन कैसे आ रहे हैं, क्या लॉजिक इनके पीछे काम कर रहा है, ये हमने अपने लेक्चर 1 में देख लिया है। काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर है, आप चाहें तो उस वीडियो को वापस जाके 2x स्पीड पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें कन्वर्ज हो जाएंगी, आपको एकदम बारीकी से समझ में आने लगेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे कंक्लूजन कैसे आए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लगाने का प्रयास करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल में आप नर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, तो एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसमें हम लोग लगाएंगे। ये वही एग्जांपल है जो हमने एग्जांपल लिया था अपने बेसिक एग्जांपल में। Cu2+ ऑलरेडी जो सॉल्यूशन में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रॉड से लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में, करेक्ट। तो आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन से कम होगा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल कॉपर बना रहा है, तो इलेक्ट्रोड का मास बढ़ना चाहिए, लॉजिकल है। पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए, लॉजिकल है। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए सॉल्यूशन में, लॉजिकल है। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? ये प्रोसेस क्या है, तो भैया CHC है, मतलब आपका रिडक्शन हो रहा होगा। जब भी आप रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो इसके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये किसके रिडक्शन की बात हो रही है? रिडक्शन की बात हो रही है Cu2+ के कॉपर में कन्वर्ट होने की। किसके बारे में बात हो रही है? Cu2+ के कॉपर में कन्वर्ट होने के बारे में। तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और अगर नहीं देता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा। आप क्या करेंगे? सिंपल, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड दे रखा है आपको, उसमें माइनस साइन के साथ लगाएंगे। ये दोनों वैल्यू किसको, चीज को रिप्रेजेंट करती है? SRP को। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में माइनस साइन लगा देंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको डायरेक्टली दे रखा हो, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको डायरेक्टली दे रखा हो। तो ये दोनों में से कोई एक वैल्यू तो कंफर्म देनी ही देनी है क्वेश्चन में, ये चीज आपको हमेशा नोन रहेगी। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, E0 की वैल्यू आपको नोन रहेगी। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके लिए दे सकता है? तो जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस, Cu के Cu2+ का दे सकता है। आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर बात आएगी, N हम लोग क्या लेंगे? तो कैथोड हाफ सेल है, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो क्या वैल्यू है? 2। तो आप N बराबर क्या बोल सकते हैं? 2। और अगर बात करी जाए Q की, यहां पे आप Q क्या डिफाइन करेंगे? तो ध्यान देंगे, सॉलिड का एक्टिव मास तो आपको 1 मानना है, इलेक्ट्रॉन इज इन रॉड, तो आपको क्या मानना है? सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करना है। दैट मीन्स आपका वैल्यू आ जाएगा 1/Cu2+। इसके पीछे का लॉजिक हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आपके अनोड हाफ सेल में जस्ट अभी अभी। तो N की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है। अब हम सीधे नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो E रिडक्शन पोटेंशियल किसके बारे में बात कर रहे हैं? Cu2+ से Cu के बारे में। दिस विल बी इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, याद करिए इक्वेशन के बगल में वो चीज हमने लिख रखी थी, माइनस 0.0591/2। 2 कहां से आया? हमने कैलकुलेट किया था N बराबर 2, log 1/Cu2+। ये आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं, ऊपर शिफ्ट करें, तो आपको पता है लॉग के बाहर माइनस साइन आ जाएगा। दैट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक बार हम इसको रिलेट कर लेते हैं। E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2+ से Cu इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591/2 log Cu2+। ये आपका नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन हो गया फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। दिस इज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया फॉर CHC। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर CHC। तो कभी कैथोड हाफ सेल के लिए सिर्फ सवाल करेगा तो आप इतना काम कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका सटीक बनेगा, सही बनेगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट अब मैं इसको कोरिलेट करूं अगर आगे, तो आपका इक्वेशन क्या बैठा? इक्वेशन बैठा E रिडक्शन पोटेंशियल बराबर E0 रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.0591/2 log Cu2+। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने कैथोड अनोड हाफ सेल में डिस्कस किया था, कोरिलेट किया था चीजों को, वैसे यहां पर करने का कोशिश करते हैं। If कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ बढ़ाएंगे, मतलब कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाएंगे। जब ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लॉग की वैल्यू भी बढ़ेगी। लॉग की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये पूरा कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ये पूरा कांस्टेंट बढ़ने का मतलब स्टैंडर्ड में आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में आप ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा
तो आप बोल सकते हैं टेंडेंसी टू गेट reduced बढ़ेगा, टेंडेंसी टू गेट reduced बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, काफी लॉजिकल लग रहा है ये चीज आपको। अगर अभी भी आपको दिक्कत है, इतना मैथमेटिकली नहीं सोचना है, तो मैं फिर से बोलूंगा, इसको आप एक रिवर्सिबल इक्वेशन मानते हुए ली चाइल्ड्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे, आपको चीजें कभी गलत नहीं होने वाली हैं, हमेशा चीजें जो आपको आंसर आएगा वो सटीक आने वाला है। जैसे हमने क्या देखा, Cu2+ एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu सॉलिड बना रहा है, अभी के लिए मान लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपको पता है रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाला है। फॉरवर्ड जाने वाला है किस लॉ के हिसाब से बता रहे हैं, ली चाइल्ड्स प्रिंसिपल के हिसाब से बता रहे हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब रिडक्शन का प्रोसेस और बढ़ने वाला है, रिडक्शन और होने वाला है, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एकदम लॉजिकल है, इक्विलिब्रियम से भी हमको यही चीज समझ में आ रही है और ये चीज हम लोग आराम से देख सकते हैं। मैथमेटिकली भी यही चीज आ रही है, इक्विलिब्रियम के लॉजिक से भी यही चीज आ रही है, और इनफैक्ट यही चीज सही भी है। आप कहीं पर भी ये लॉजिक लगाकर अपने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आपका कैथोड हाफ सेल, कैसे बनाना है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHC। तो जैसे कैथोड हाफ सेल होता है, जैसे एनोड हाफ सेल क्या होता है कि जो प्रोसेस हो रहा है हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। एनोड था, ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, रिड्यूस होके इलेक्ट्रोड में चला गया। तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन यही होगा, कैथोड हाफ सेल आयन कैथोड, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। या और दूसरा तरीका क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, वर्टिकल लाइन देंगे और इसके साथ लिख देंगे कैथोड। प्रोसेस वही है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिड्यूस होके कहां जा रहा है, कैथोड में मिल जा रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिड्यूस होके कहां जा रहा है, कैथोड में मिल जा रहा है। तो प्रोसेस लिखने का तरीका हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा, C मोलर मान लीजिए, C मोलर मान लीजिए, यही है आपका CHC का रिप्रेजेंटेशन। या तो ये फॉर्मेट चलेगा या तो ये फॉर्मेट चलेगा, करेक्ट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अच्छा ये वर्टिकल लाइन की फिर से बात कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन क्या है, चेंज ऑफ फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज ऑफ फेज को। अब हम लोग आगे बढ़े अगर, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जो अभी हमने केस देखा है इसमें हमने क्या देखा, Cu2+ था एक्वस, ये रिड्यूस हो रख के क्या बना रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा C मोलर, राइट। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है रिप्रेजेंट करने का, CuSO4 था एक्वस, ये क्या बना रहा है, रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड बना रहा है, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं C मोलर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHC, यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ CHC, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट सेल पे आ जाते हैं। कंप्लीट सेल कैसे बनेगा, तो एनोड हाफ सेल आपको याद है, करेक्ट। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। कैथोड हाफ सेल आपको याद है, इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, दोनों को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, राइट, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से,
दिस वॉज योर कंप्लीट सेल, मतलब आप एनोड हाफ सेल को कनेक्ट कर रहे हैं कैथोड हाफ सेल से। तो याद रखना है हमेशा एनोड हाफ सेल लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कैथोड हाफ सेल राइट साइड में लिखा जाता है। एनोड हाफ सेल हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कैथोड हाफ सेल हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। इनफैक्ट आप याद कर सकते हैं LOAN, जो आप उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आप इस एक शब्द से चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। हालांकि ये जो टेक्निक, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए वैलिड है। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट में लिखेंगे, O स्टैंड्स फॉर लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन कराएंगे, A स्टैंड्स फॉर इसको एनोड बोलेंगे, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा। राइट और जस्ट उसका विपरीत आप लिख सकते हैं, राइट में जो होगा उसके लिए हम लोग रिडक्शन कराएंगे, उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो मेरे हिसाब से इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, हमने बेसिकली सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, किसको, किससे, एनोड हाफ सेल को कैथोड हाफ सेल से। और सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, दो वर्टिकल लाइन होती है, दो वर्टिकल लाइन साथ में लिखी जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन देख लेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट सेल कैसे करेंगे, तो लेफ्ट साइड में कौन लिखना है, एनोड हाफ सेल, तो लेफ्ट साइड में एनोड हाफ सेल लिखेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे किससे, सॉल्ट ब्रिज से, दिस इज व्हाट, और फाइनली क्या लिख देंगे राइट साइड में, कैथोड हाफ सेल। यही आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, यही आपका रिप्रेजेंटेशन होगा कंप्लीट सेल का। अब हम अपने केस के लिए लिखकर दिखा देते हैं आपको। हमारे पास क्या था, एनोड हाफ सेल जो जिंक से बना हुआ था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन याद है, इलेक्ट्रोड जा रहा था आयन में, तो Zn2+ में गए, इसको हम लोग बोले C1 मोलर। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने, दिस इज योर AHC। अब AHC के बाद क्या आ रहा है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कैथोड हाफ सेल से वाया सॉल्ट ब्रिज, तो दिस रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या लिखेंगे, CHC। CHC में क्या लिखेंगे, तो कॉपर 2+ आयन था, दिस इज कन्वर्टिंग टू कॉपर सॉलिड, ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, CHC। तो बेसिकली आप देख रहे हैं एनोड हाफ सेल लिखने का तरीका आपको बता ही चुके हैं, कैथोड हाफ सेल लिखने का तरीका आपको बता ही चुके हैं। बस एनोड हाफ सेल को लेफ्ट साइड लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल को राइट साइड लिखेंगे, और दोनों को कनेक्ट किससे करना है, सॉल्ट ब्रिज से। तो मेरे हिसाब से इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो मैंने आयन के फॉर्म में लिखा, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, एनोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जिंक सॉलिड, ZnSO4 एक्वस, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर, फिर आपने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज लगाया, फिर CuSO4 एक्वस, Cu बनाया, ठीक है, CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर। ध्यान रखना है बस यहां पे हमको कि हमको इंटरेस्टेड किस चीज में है, इंटरेस्टेड है मेटल आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। इस कॉन्सेंट्रेशन का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, हमको फाइनली निकालना क्या है, जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट क्या कर रहे हैं, जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, राइट। तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फिर से हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनोड हाफ सेल को, ये फिर से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैथोड हाफ सेल को, और ये बीच में जो डबल लाइन है ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज को। तो कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कंप्लीट सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा यही है, लेफ्ट में हमेशा आप क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल लिखेंगे, लेफ्ट में हमेशा आप क्या लिखेंगे, एनोड हाफ सेल लिखेंगे।
बाकी सारी चीजें कोरिलेटेबल हैं। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं ध्यान से तो आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ रही होंगी। वहां पर भी एनोड हाफ सेल हमने लेफ्ट में बनाया था, कैथोड हाफ सेल हमने राइट में बनाया था। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हमने लेफ्ट साइड दिया था, पॉजिटिव चार्ज हमने राइट साइड दिया था। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट साइड से राइट साइड हो रहा था, करंट का फ्लो राइट साइड से लेफ्ट साइड हो रहा था एक्सटर्नल सर्किट में। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बस हम इसमें एक बार अप्लाई करके देखते हैं अपना नर्स्ट इक्वेशन। इस केस में हम अप्लाई करके देखते हैं अपना नर्स्ट इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इन कंप्लीट सेल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट सेल पे आधारित क्वेश्चन आएगा, हमेशा आप, मैं जो अप्रोच बता रहा हूं वो अप्रोच लें। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, हमेशा आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। बस मैं जो अप्रोच ले रहा हूं वो अप्रोच आप हर बार लेंगे। जैसे सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे अलग अलग इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है। तो एट अनोड, अनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जिंक सॉलिड था, दिस इज कन्वर्टिंग टू Zn2 plus aqueous, leaving 2 electrons in the electrode। और इसके लिए आप क्या डिफाइन कर रहे थे, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या नेगेटिव ऑफ E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। करेक्ट। ये दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रही है। किसके ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो Zn के कन्वर्जन ऑफ Zn2 प्लस में। करेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कैथोड के बारे में बात करेंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, Cu2 प्लस है एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन रॉड से ले रहा है और रॉड पे जाके समा जा रहा है। राइट। इसके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल या नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसके बारे में, तो रिडक्शन Cu2 प्लस से Cu का हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं आप। करेक्ट। इतना काम हो गया आपका, इतना काम हो गया आपका, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हमने सीख लिया है एनोड हाफ सेल में, ये हमने सीख लिया है कैथोड हाफ सेल में। ये कैसे लिखना है, कैसे लिखना है ये हमको पता है, ये कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है ये हमको पता है। राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मेक श्योर करेंगे। क्या मेक श्योर करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन इधर गेन हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर लूज होना चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन इधर गेन हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर लूज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इक्वेशन को सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बराबर हो पाए। आप सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बराबर हो पाए। इस प्रोसेस में जब आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यह चीज ध्यान रखना है, आपको उत्सुकता होगी कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे भी वो नंबर मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। उनको अमाउंट से, स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो आप नंबर मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन इसके वैल्यू को, एसओपी एसआरपी के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक और मैं लेक्चर लूंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चंस के आधार पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं यहां पर क्या डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं इस सेल को बारीकी से समझ लेता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे अगर, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। राइट। तो आपका सारा काम हो चुका है। अब आप अलग अलग से दोनों सेल को सॉल्व नहीं करेंगे, अलग अलग से दोनों सेल को सॉल्व नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस।
इन दोनों के बारे में क्या करें, इन दोनों के बारे में क्या करें, मैंने ऐड किया है तो देखिए कायदे से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ऐड नहीं करेंगे हम लोग, ऐड नहीं कर सकते हैं हम लोग, कायदे से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इसलिए हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बराबर है, और एक क्या बता रहा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, दूसरा क्या बता रहा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होने की टेंडेंसी। तो न्यूट्रल से एक ऊपर साइड जा रहा है, न्यूट्रल से एक नीचे साइड आ रहा है, राइट। तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे यहां पर। आप चाहें तो इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्टली इस चीज को ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल के बारे में बात होगा। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां पे, एनोड हाफ सेल पे, प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कहां पे, कैथोड हाफ सेल पे। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया स्टैंडर्ड में, जहां पे रिडक्शन हो रहा है उसका हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया। तो ये हमको ई नॉट सेल भी मिल गया। एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कितना हुआ, तो 2 हुआ, एन की वैल्यू भी पता है। और अगर क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, राइट। यहां पर इस चीज पे ध्यान रखेंगे, ई नॉट सेल हम लोग एनोड हाफ सेल पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है एसओपी आ रहा है, और कैथोड हाफ सेल में जो रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है एसआरपी आ रहा है, दोनों को हम सिंपल जोड़ देंगे, ई नॉट सेल मिल जाएगा मेरे को। तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधे नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। जब हम नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, अब हम कंप्लीट सेल की बात कर रहे हैं तो ई सेल, यही है आपका पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड या ईएमएफ ऑफ सेल। इसको आप क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल। अभी हमने देखा ये क्या आता है, ये आता है -0.0591 बाई 2। ये 2 कहां से आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड 2 था, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। आप ई नॉट सेल की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ये चीज आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकल गए, आपके पास ये Q की वैल्यू आ गई, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, आप सारी चीजें वैल्यू रखेंगे और नर्स्ट इक्वेशन पे पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड निकल जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो चीज निकल जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल, आप जो इसको बोल लें। तो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। आपका कंप्लीट सेल है, हाफ सेल है, किसी भी टाइप का हाफ सेल है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से इस इक्वेशन को लगा सकते हैं, हाफ सेल में भी, एनोड हाफ सेल में भी, कैथोड हाफ सेल में भी, कंप्लीट सेल में भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नर्स्ट इक्वेशन इक्वली एप्लीकेबल है हर जगह। तो ये थी कहानी आपकी गैल्वेनिक सेल की। अगले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके आगे हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कंसेप्चुअली। मैं आसान भाषा में वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।